गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम RSCIT के अध्याय 14 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता। साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता के बारे में हम इस यूनिट के अंदर सिखाएंगे और ये यूनिट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको पूरा बताया गया है कि किस प्रकार आप अपने मोबाइल को चलाते हो और आप अपने लैपटॉप और अपने अकाउंट की किस प्रकार आप उसकी सिक्योरिटी पूरी कंप्लीट कैसे करोगे। तो इस यूनिट में आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा IT अधिनियम के तहत जो भी कानून बना अपने भारत सरकार द्वारा बनाया गया है, जैसे कि आपका अकाउंट है, अकाउंट में कुछ भी आपके बिना आज्ञा के हस्तक्षेप होता है, जैसे आपका कोई पासवर्ड चुरा लेता है या आपके अकाउंट की डिटेल चुरा लेता है, तो ये सब साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा के अकॉर्डिंग आ जाता है। उसके अलावा जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, जैसे आप और सोशल मीडिया यूज़ करते हो और उसकी बिना आपके आज्ञा के अनुसार उसकी जानकारी चुराना या उसके जितने भी डेटा हैं वो चुरा लेना, वो सभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले हम साइबर थ्रेफ्ट के बारे में बात करेंगे। साइबर थ्रेफ्ट जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम साइबर थ्रेफ्ट के बारे में बात करें। साइबर थ्रेफ्ट 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आया मेलवेयर। मेलवेयर क्या है? मेलवेयर खुद 3 प्रकार के होते हैं। देखो, मेलवेयर का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा वायरस है या एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पे बनाया जाता है और आपके कंप्यूटर पर आपकी बिना किसी आज्ञा के आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। जैसे मेल के द्वारा हो जाता है या आप इंटरनेट के द्वारा जब भी कोई डाउनलोड करते हो तो उसके द्वारा आपके कंप्यूटर में एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद में ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर पर जितने भी आपके डेटा हैं, प्रोग्राम है, उसको चुराता है या आपकी इस इंफॉर्मेशन को चुराता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेलवेयर के बारे में। मेलवेयर 3 प्रकार के होते हैं, स्पाईवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स। आपके RSCIT में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि मेलवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद रखना है स्पाईवेयर, वायरस एंड ट्रोजन हॉर्स। हम सबसे पहले बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। वायरस क्या है? एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है। उस प्रोग्राम को हम पेनड्राइव में लेके या इंटरनेट के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा किसी को भेजते हैं और वो प्रोग्राम अगर कंप्यूटर को ओपन हो जाता है तो ओपन होने के बाद में वो रन हो जाता है और बैकग्राउंड में अपने कंप्यूटर के बैकग्राउंड में रन होने के बाद में वो अपनी इंफॉर्मेशन चुराता है। तो आपको ये याद रखना है, वायरस एक सॉफ्टवेयर जनित प्रोग्राम है। ये आपको स्पेशल याद रखना है क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। वायरस क्या है? वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होता है और आपके बिना आज्ञा के वो कंप्यूटर में प्रवेश करके आपकी इंफॉर्मेशन चुराता है। फिर हम बात करते हैं स्पाईवेयर के बारे में। स्पाईवेयर गतिविधियों पर नजर रखता है। ये आपके कंप्यूटर में ईमेल के द्वारा प्रवेश कर जाता है या किसी इंटरनेट के माध्यम आप इंटरनेट वेबसाइट चलाते हो या डाउनलोड कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उस टाइम ये आपके बिना किसी आज्ञा के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर प्रवेश करने के बाद में ये क्या करता है, आपकी जितनी भी गतिविधियाँ, जैसे सपोज करो कि आपने क्या सर्च किया है, किस बारे में आपने वीडियो देखी है, किसके क्या क्या है, तो ये आपकी पूरी गतिविधियों पर नजर रखता है। तो ये है स्पाईवेयर। फिर आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स आपको नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अपने कंप्यूटर पर ध्यान रखता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये भी एक तरह का मेलवेयर है और ये भी आपके कंप्यूटर पर आपके कंप्यूटर पर बिना किसी आज्ञा के प्रवेश कर जाता है और आपके डेटा चुराता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मेलवेयर कितने प्रकार के होते हैं? स्पाईवेयर, वायरस और ट्रोजन हॉर्स। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है वायरस से। वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर जनित प्रोग्राम है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है? स्पाईवेयर बिना किसी आज्ञा के आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है और आपकी की गई गतिविधियों पर नजर रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम आगे। अब हम बात कर रहे हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग के बारे में RSCIT में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं कि आप फिशिंग के बारे में क्या समझते हो, तो हम आप बता रहे हैं फिशिंग क्या होता है। देखिए, फिशिंग भी एक हमला है जो आपके ईमेल के द्वारा आपके एंटर करता है कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में। तो ये जो ईमेल आता है वो ईमेल या तो स्पैम के माध्यम से आता है आपके कंप्यूटर में या आपके नॉर्मली मैसेज आता है उसी प्रकार जैसे अपने मोबाइल मैसेज ईमेल आता है उसी प्रकार ये नॉर्मली आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में ये क्या करता है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोलता है। कई बार आपने देखा होगा कि मोदी जी के बारे में लिखते हैं कि आपके लैपटॉप फ्री में मिल रहा है, कई बार आपको कहते हैं रिचार्ज फ्री में मिल रहा है, कई बार कहते हैं कई ऐसे मैसेज आते हैं जो आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि आप उन SMS से दूर रहें, क्योंकि ये जो मैसेज हैं आपके पास आते हैं जैसे कि मोदी जी लैपटॉप बांट रहे हैं, कोई साइकिल बांट रहा है, कोई T-शर्ट बांट रहा है, कोई रिचार्ज फ्री में करवा रहा है, तो ये सब झूठी बातें हैं, कोई नहीं करवाता वैसे तो। और दूसरी बात, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो ये आपको
अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोलता है। जब आप अपनी पर्सनल फिलअप करते हो तो उसमें से ये आपका पासवर्ड, आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ और पिन नंबर या आपके मोबाइल नंबर चुरा लेते हैं। फिर बाद में आपके मोबाइल नंबर, पिन नंबर, आपके पासवर्ड ये चुराने के बाद में ये क्या करते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं बार बार मेल भेज के या आपको SMS करके। तो स्पेशली ध्यान रखें, फिशिंग के बारे में क्वेश्चन आता रहता है कि फिशिंग क्या है। फिशिंग पासवर्ड, नेम और DOB पिन नंबर चुराने वाला एक हमला है जो आपके ईमेल के द्वारा आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में प्रवेश कर जाता है बिना आज्ञा के, और ये आपके ईमेल ओपन। अब इससे बचने का तरीका क्या है? इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो ईमेल आपके काम का नहीं है तो आप उसे ओपन ना करें, उस पर क्लिक मार करें और डायरेक्टली उसे डिलीट कर दें, या आप अपने ईमेल ओपन करने से पहले उसे ऑथेंटिकेट जरूर करें। ये बात ध्यान रखना। ये फिशिंग का हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पासवर्ड हमले। पासवर्ड हमले भी ईमेल के माध्यम से होते हैं। देखिए, जितने भी ये कंप्यूटर अपने हमले होते हैं, वैसे साइबर अटैक, जिसे अपन साइबर अटैक कहते हैं, साइबर अटैक समथिंग जितने भी होने के चांसेस हैं वो सब इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा ही होते हैं। जब आप ईमेल ओपन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि कई बार आपके बैंकिंग वाला मैसेज आ जाता है जिसमें आपको बैंकिंग के एक डुप्लीकेट पेज बना देते हैं। ये क्या करते हैं, होम पेज बनाते हैं। जैसे अपने SBI का है तो उसी का जैसा सेम अकॉर्डिंग उसका होम पेज बना लेते हैं। होम पेज बनाने के बाद वो ये क्या करते हैं, उसी ईमेल को अपने ईमेल पे भेज देते हैं कि भाई आपके इतने बने, या आपको लुभाने की कोशिश करते हैं, आपको कोई स्कीम देके। तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें बैंकिंग पासवर्ड डालने के लिए अपन को एक ऑप्शन मिलता है। जब हम उसमें पासवर्ड डालते हैं तो वो अपना पासवर्ड क्रैक हो जाता है और अपनी ID क्रैक हो जाती है। इस वजह से वो अपने बैंक से पैसे चुरा लेते हैं। तो स्पेशली याद रखना, पासवर्ड हमले में ये बैंकिंग पासवर्ड चुराने के लिए काम करते हैं और ये बैंकिंग संबंधी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। तो ये हो गया। इससे बचने का तरीका क्या है? अब इससे बचने का तरीका यह है कि जैसे सपोज करो कि आप ईमेल चला रहे हो तो ईमेल पे भी एक काम करें। आप ईमेल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन होता है तो उसे आप अलाउ करें। उसके अलावा आप जैसे कि इसमें पासवर्ड दे रहे हो अपनी बैंक की आईडियों में या उसमें पासवर्ड लगा रहे हो तो उसमें पासवर्ड में कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स, चारों का एक संयुक्त रूप से बना हुआ आपके पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, इन चारों का आपका पासवर्ड होना जरूरी है और पासवर्ड समथिंग 8 कैरेक्टर से भी लंबे होना जरूरी होता है। इस वजह से क्या है कि वो आपके पासवर्ड को गैस नहीं कर पाता है और आपके जो पासवर्ड है वो सिक्योर हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिनाइल ऑफ सर्विसेज। डिनाइल ऑफ सर्विस को DNS कहते हैं, DOS कहते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विसेज में क्या होता है, हमलावर आपके कंप्यूटर पे या आपके मोबाइल पे एक साथ कई सारे डेटा आपके भेजता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है हैंग होने स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, हमलावर ट्रैफिक या डेटा के द्वारा आपके कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है। इस वजह से क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम स्लो स्पीड ले लेता है, यानी मतलब हैंग होना स्टार्ट कर देता है। जब भी आपका कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट होता है तो सोच लेना कि आपका कंप्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस में फंस चुका है और अब हमें इसे या तो रिप्लेस करना है या इसके जो डेटा आए हैं अपने पास, अनवांटेड जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं अपने कंप्यूटर पे, उनको हटाना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक और बात याद रखनी है, ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को ऑन रखना होता है। जिससे क्या होता है कि आपके ऑनलाइन जो भी आप काम करते हो तो उस टाइम सिक्योरिटी आपको अलर्ट कर देती है। जैसे अपने मोबाइल पर अलर्ट करती है ना कि हम जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो आपको बता देता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए स्पैम की तरह काम करेगा, ये आपके लिए हार्मफुल है, तो आप इसे इंस्टॉल करें या ना करें। फिर आप जब भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे तो उसमें अलाउ का जब ऑप्शन आता है तो स्पेशली ध्यान रखें, आप उस अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले उसे रीडिंग जरूर करें कि ये आपके काम का है या नहीं है। अगर वो अलाउ करने का ऑप्शन देता है तो आप नहीं करें तो भी बेस्ट है। ठीक है, अगर आप फालतू की वेबसाइटें चला रहे हो या कई प्रकार के गेम यूज कर रहे हो तो स्पेशली ध्यान रखें कि आप किसी भी अलाउ को यानी मतलब ऑप्शन में अलाउ ऑप्शन ना दबाएं। ठीक है, इसके अलावा आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहे। इस वजह से क्या है कि आप इससे डिनाइल ऑफ सर्विस से बचते रहेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मेलवर्टाइजिंग। मेलवर्टाइजिंग का मतलब होता है, देखिए आपको इसमें सीधा सिंपली बता रखा है एडवर्टाइजिंग, यानी मेलवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि ईमेल के द्वारा आपको ऐड दिया जाता है या आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें ऐड आते हैं साइड में कॉर्नर में या कहीं दाएं बाएं लेफ्ट राइट। तो स्पेशल ध्यान रखें कि आप अपने कॉमन सेंस को स्पेशल ध्यान रखें, आप अपने कॉमन सेंस को यूज रखें और आप जिस
जिसको ढूंढना चाहते हैं वही काम करें। अदरवाइज जहाँ पर अच्छी खासी फोटो दिखाई दे रही है आप उस पर क्लिक ना करें, और आपको वीडियो दिखाई दे रहे हैं तो उस पर क्लिक ना करें और फंसने की कोशिश ना करें। ये क्या करते हैं, एक इफेक्टेड एड से ही आपको पागल बनाते हैं और आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे मेलवेयर डाउनलोड हो जाता है, आपके कंप्यूटर में मेलवेयर डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड होने के बाद में ये क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन चुराते रहते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप एंटीवायरस जरूर रखें, और आपका मोबाइल है तो आप ऐसी हरकतें करें ही नहीं और कॉमन सेंस यूज रखें। ठीक है सर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 6 नंबर, सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध। इसे आप हैकिंग और क्रैकिंग के नाम से जानते हैं। देखो, सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कंप्यूटर में सिस्टम सिक्योरिटी डाल रखी है, ठीक है, आपके मोबाइल में सिस्टम सिक्योरिटी डाल रखी है, वो क्या करते हैं, हैकिंग के द्वारा या क्रैकिंग के द्वारा आपके सिस्टम सिक्योरिटी पर आ जाते हैं और आपके सिस्टम सिक्योरिटी को तोड़ देते हैं और आपकी पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके विदाउट एनी परमिशन आपके कंप्यूटर पर ये क्या करते हैं, सेंध कर लेते हैं, और इसे हैकिंग या क्रैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना, ये स्पेशली ये बड़ी बड़ी सेंध होती है, ये आप छोटे मोटे अपने जैसे लोगों को नहीं करते हैं ये, लेकिन ये बड़े बड़े जैसे कंपनीज होते हैं उनके डेटा चुराने में काम में लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं वेब हमला। वेब हमले क्या होता है, ये इंटरनेट पर आपको चैटिंग करने के लिए या इंटरनेट चैटिंग के द्वारा इंटरनेट वेबसाइट चैटिंग के लिए कई वेबसाइट बनाई जाती है जिसमें आपको एक यूजर से दूसरे यूजर बातें करने के लिए ऑफर देते हैं कि आप चैटिंग करो। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करने के लिए बोलता है। जब आप इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन फिलअप करते हो तो ये क्या करता है, आपकी डेटा को चुरा लेता है। तो इसमें से स्पेशल ध्यान रखना, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं और लॉगिन फॉर्म होते हैं। कई बार आपको क्या करते हैं कि जैसे इसमें प्राइवेट कंपनियां के नाम से आपके फॉर्म बना देते हैं और आपको वैकेंसीज निकाल के दे देते हैं कि भाई आप इसमें फॉर्म भरो, हम आपको सैलरी देंगे, आपको रहने के ये सुविधा देंगे। तो इस प्रकार आपको ये क्या करते हैं, लुभाने की कोशिश करते हैं और एक पूरा फॉर्म आपको दे देते हैं जिसमें आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो इस वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी कर ली जाती है या उसको चुरा ली जाती है। तो ये होता है वेब हमला। तो कोशिश करें कि आप जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म भर रहे हैं उसकी भी कई डुप्लीकेट वेबसाइटें बन जाती हैं। तो स्पेशल ध्यान रखें कि वो वेबसाइट जो इम्पोर्टेंट जो ओरिजिनल होती है उसी पे जाके आप अपने फॉर्म फिलअप करें। अदरवाइज आपको नॉलेज नहीं है तो किसी से पूछ के काम करें। आप ऐसी हरकतें ना करें क्योंकि आपके डेटा चुरा लिए जाते हैं। कई बार अखबार में भी आते हैं, आपने देखा होगा, क्लासिफाइड में आ जाते हैं कि आवश्यकता में वो आपको लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये भी वेब हमले के अंदर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सेशन अपहरण। सेशन अपहरण का मतलब ये होता है कि सेशन का मतलब ये होता है ये क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच में जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो होता है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सेशन, उसको ही करप्ट कर देते हैं। जैसे कि अपने हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो आर्मी के जो उनका जो मेन ऑफिस है जिसमें वो सर्वर जो मेन सर्वर है उसी को ही क्रैक कर लेते हैं और वहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन और डेटा चुरा लेते हैं। इसे और जो सेशन चल रहा है उसे कंट्रोल में कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका जो टावर है उस टावर की जो इधर उधर इंफॉर्मेशन भेज रहा है उसी को ही ये क्या कर लेते हैं, कंट्रोल में कर लेते हैं और पूरे डेटा को चुरा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम साइबर सिक्योरिटी के लास्ट टॉपिक पर पहुंच गए हैं। लास्ट टॉपिक है अपना 9 वाला, डीएनएस पॉइजनिंग। डीएनएस पॉइजनिंग का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है कि डोमेन नेम्स जो डोमेन है अपने उसी को ही चुरा लेता है और उससे जो डेटा आने वाले हैं उस डेटा को किसी और वेबसाइट पे डाल दिया जाता है और अपनी व्यक्तिगत जानकारी चुरा ली जाती है। जैसे कि अपने RICIT की वेबसाइट बनी हुई है जैसे www.rkcl.in, इसमें .in में .in अपना डोमेन नेम होता है। इस डोमेन नेम में जैसे भी इसमें जो IP एड्रेस है ये क्या करते हैं, अब उसी IP एड्रेस को वहाँ से हटा के अपना IP एड्रेस या किसी और फर्जी कंपनी का IP एड्रेस डाल देते हैं जिस वजह से अपनी पूरी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है। तो ये भी एक सिक्योरिटी में आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी में। तो ये लास्ट टॉपिक हुआ अपना डीएनएस पॉइजनिंग। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखना है कि एक RICIT में क्वेश्चन आता रहता है कि स्पैम क्या है। स्पैम अनवांछित मैसेज होते हैं जिसे अनवांटेड ईमेल मैसेज कह सकते हो आप। ये अपने ईमेल पे आते रहते हैं अनवांटेड SMS, ठीक है। तो आप इसको कभी छेड़े नहीं बिना किसी जानकारी के, या मिल जाए तो आप उनको ऑल क्लिक करके डिलीट कर दें। या अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे लेते हैं।
कैसे सुरक्षित वेबसाइटों की पोर्टल की पहचान करें। अपनी सुरक्षित जो वेबसाइट होती हैं और जो पोर्टल होता है उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और इसमें RCET में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, तो आप स्पेशली इस पे टॉपिक को स्पेशली समझें और ये आपके लाइफ टाइम काम में आने वाला टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो आपको किस प्रकार ध्यान रखना है कि कौन सी सुरक्षित वेबसाइट है और कौन सी नहीं है। तो हम आगे टॉपिक 14.2 पेज नंबर 3234 पे। तो इसमें कैसे सुरक्षित वेबसाइटों की अपन पहचान कर सकते हैं। तो आप जब भी किसी वेबसाइटों को सर्च करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस बार में आपको पेडलॉक दिखाई देना चाहिए। अगर पेडलॉक जो दिखाई देता है तो इसका मतलब ये सिक्योर वेबसाइट है। और इसके अलावा अगर आपके पीछे HTTPS नज़र नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये अनसिक्योर वेबसाइट है और आपके साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण या अनवांटेड कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं या आपकी सिक्योरिटी को करप्ट कर सकते हैं या आपकी पर्सनल डिटेल को चुरा सकते हैं। तो स्पेशल ध्यान रखें, सुरक्षित वेबसाइटों के बारे में RCET में क्वेश्चन आता है और आपका क्वेश्चन ये बनता है कि सुरक्षित वेबसाइटों की पहचान किस प्रकार करें। तो आपको याद रखना, पहला पेडलॉक और दूसरा HTTPS। तो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि HTTPS में S क्या चीज है, तो आपको याद रखना है कि S का मतलब सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर। जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को सिक्योर करता है उसे कहते हैं HTTPS। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आगे। हम बात कर रहे हैं अब सिक्योर सील के बारे में। सिक्योर सील क्या होती है कि देखिए, आप जब भी कोई माल आप ऑनलाइन कभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेते हैं या कभी किसी प्रोडक्ट को मंगवाते हैं तो उसमें किस प्रकार का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, आप जब भी कोई ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो कई प्रकार आपको डुप्लीकेट चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो एडिडास आते हैं, एडिडास की स्पेलिंग गलत होती है कई बार कापा जो कंपनी है उसकी स्पेलिंग गलत होती है, कई बार डिवाइस जो जींस होती है उसकी भी डुप्लीकेट जींसें बनाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार मुफ्ती की जींसें मंगाते हैं तो उसकी भी स्पेलिंग गलत मिल जाती है आपको कई बार। तो स्पेलिंग को भी चेक करें। और दूसरी बात, इन कंपनियों के सबके आइकन होते हैं, लोगो होते हैं, जिसे हम लोगो कहते हैं, और इनकी सील्स होती हैं। इन सील को पहचान करना जरूरी समझे। ठीक है, और इसके द्वारा ही आप उनको सेल करें। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेसी सील के बारे में। प्राइवेसी सील का मतलब ये होता है कि हर एक प्राइवेट कंपनी अपनी एक प्राइवेसी सील रखती है और एक अपना आइकन रखती है। उस आइकन को आप आइडेंटिफाई करना सीखें और उस सील को पहचान करना सीखें। फिर हम बात करते हैं बिजनेस प्रैक्टिस सील। जो आपस में कंपनियां बिजनेस करती हैं उनकी भी सील्स होती हैं, जो अपन सील ठोक के अपन साइन करते हैं वही सील्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बिजनेस आइडेंटिटी सील। बिजनेस की आइडेंटिटी सील होती है कि वो अपना एक लोगो रखती है, उसके अलावा वो अपना एक अलग सील तरह की सील रखती है। जैसे कि आप श्री सीमेंट का नाम सुना होगा। श्री सीमेंट का एक लोगो होता है जिससे श्री लिखा होता है, जिससे अपन पहचान जाते हैं श्री सीमेंट है। बाजार बांगड़ सीमेंट का अलग होता है। उसी प्रकार मारुति सुजुकी की सील देखी होंगी। तो ये सील होती है। अब हम लास्ट जो होता है इसमें सिक्योरिटी सील। सिक्योरिटी सील भी दो तरह की होती है, जिसमें एक सर्वर वेरिफिकेशन सील होती है, एक साइट वेरिफिकेशन सील होती है। सर्वर क्या करता है, उसमें पता लगाता है कि ये सर्वर पर जो आपने सिक्योरिटी सील जो सर्वर वेरिफिकेशन करता है कि ये सही है या नहीं है। और साइट वेरिफिकेशन में इसमें साइट वेरीफाई होती है कि ये साइट ओरिजिनल है या नहीं है। अपना अगला टॉपिक है सुरक्षित ब्राउजिंग की आदतें और मेलिंग शिष्टाचार। देखिए, आपको जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो, जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसके बारे में हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने वेबसाइटों के बारे में और आप अपने एप्लीकेशन किस प्रकार आप डाउनलोड करते हो और उसके बारे में किस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहें। आपके मोबाइल में अपडेट आता रहता है, तो आप अपने मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो, बैंक वाले सॉफ्टवेयर जैसे भीम ऐप चला रहे हो, चाहे आप गूगल पे चला रहे हो, तो उसके अपडेट जरूर कर लें। बिकॉज उसमें नए नए अपडेट आते हैं तो उसमें नई नई पॉलिसीज लगती है और नई नई प्राइवेसीज आती रहती है। सेकेंड आता है एंटीवायरस से स्कैन करें। अब आप मोबाइल में एंटीवायरस डाउनलोड जो करते हो उसका भी स्पेशल ध्यान रखें कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। कई बार अपन डुप्लीकेट एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं तो वो क्या करता है, नाम तो एंटीवायरस का है और बाकी काम चोरी का करता है और अपने डेटा चुराता रहता है। तो स्पेशल ध्यान रखें कि कौन सी एंटीवायरस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसका ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट है फिशिंग हमलों से बचें। अब आपको मैंने बताया था कि फिशिंग हमले क्या है, कि आप जब वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो फालतू के जो मैसेज आते हैं साइड में कोने पे और वीडियो दिखाई दे जाती है तो उस पर क्लिक ना करें। और दूसरी बात, ईमेल पर जब स्पैम में जो मेल आते हैं अनवांटेड मेल, उनको भी क्लिक ना करें। फिर आता है पासवर्ड को चेंज करते रहे। आपका जो पासवर्ड है, आपने जो पासवर्ड लगा रखे हैं
उनको 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर चेंजेस करते रहें। आपके इसमें स्पेशली आप बैंक के जो पासवर्ड है उनको चेंज जरूर करें, ठीक है। अब नेक्स्ट है HTTPS सिक्योर का ध्यान रखें। आप जो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो उसके आगे जो पेडलॉक बना हुआ होता है, पेडलॉक और HTTPS जो लिखा होता है उस पर स्पेशल ध्यान रखें कि उसमें है या नहीं है, ठीक है। और प्राइवेसी जो पॉलिसीज आपको दी जाती हैं, कई बार आप जब वेबसाइटों पर क्लिक करते हैं तो एंड में जाके आपको प्राइवेसी मिलती रहती हैं, तो उस पर आप एक बार जरूर रीडिंग करें और उसे समझने की कोशिश करें। अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी करें। आप जो भी लेन देन करते रहते हो रोजाना, उसकी निगरानी करते रहे कि उसमें क्या पता कहीं पैसे उड़ तो नहीं रहे, आप ध्यान नहीं रहते हो। कई बार अपन को पता है कि अपन 6-6 महीने तक अपने खातों की निगरानी नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं रहता है कौन से पैसे आ रहे हैं कौन से जा रहे हैं, तो स्पेशली उनको भी आप एक बार चेक करते रहें। फिर आता है अवॉइड पब्लिक फ्री वाईफाई। आप कभी रेलवे स्टेशन जा रहे हो या कभी होटल पे जा रहे हो, वहाँ पर लिखा होता है फ्री वाईफाई, स्पेशली ध्यान रखें, कंजूसी ना करें, अपना रिचार्ज आप खुद करा लें और अपने ही वाईफाई अपने जो डेटा उनको यूज़ करें और फ्री के वाईफाई के चक्कर में ना पड़े। फिर आता है डिसेबल स्टोर्ड पासवर्ड। आपके पास जो पासवर्ड आपने जैसे फ़ोटो खींच के रख रखे हैं आपके मोबाइल में, या आपने कहीं आपके मोबाइल में कहीं SMS के द्वारा रख रखा है, तो आप स्पेशल करें कि उनको डिसेबल करते हुए। इससे क्या होता है कि आपका जो यानी पासवर्ड जो चोरी होने का खतरा है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा जब आप अपने ब्राउज़र यूज़ करें, जैसे गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो या मोजिला यूज़ कर रहे हो, तो उसमें पॉपअप का एक ऑप्शन आता है, उसे ऑन करके जरूर रखें, क्योंकि ये बता देता है कि कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी चीज़ ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आप जब ईमेल सेंड करते हो किसी को या मेल भेजते हो, तो उसमें आपको किस प्रकार की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या किस प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए, उस ये टॉपिक हम उसी बारे में है। मेलिंग शिष्टाचार के नाम से ये टॉपिक, ये पेज नंबर 237 पे है, टॉपिक नंबर 14.42 है। इसमें मेलिंग शिष्टाचार के बारे में हम पढ़ेंगे, किस प्रकार आप जब मेल भेजते हो तो किस प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब भी आप किसी को मेल भेजते हो तो आप स्पेशल ध्यान रखें कि वो आपके बारे में नहीं जानता है या आपके बारे में बहुत कम जानकारी होगी उसको, तो स्पेशल आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस जरूर करें, आप अपना नाम अपना एड्रेस जरूर डालें, ठीक है। दूसरा आता है चेक सब्जेक्ट लाइन। आप जो सब्जेक्ट लिखते हो मेल भेजने से पहले, तो वो सब्जेक्ट ध्यान रखें कि वो ब्रीफ में होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और यानी समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड टू एंड CC। आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखें कि क्या चीज़ है टू और क्या है CC एंड BCC। आपको पता है टू यानी जिसको हमें भेजना है, आप जिसे अपना मेल भेजना चाहते हैं तो वहाँ टू में आप उनकी मेल ID डालें। CC यानी CC में केवल उन्हीं को आप एक्सेप्ट करें या उन्हीं को ही चॉइस करें जिसको जानकारी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा BCC का मतलब ये होता है कि आप उन्हीं को इसमें सेलेक्ट करें जो दूसरों को दिखे नहीं, यानी मतलब है आप उन आदमियों का नाम यानी मतलब आप उनका सिलेक्ट करें नाम जो किसी और को देख नहीं पाए, यानी मतलब है कि दूसरों को नहीं दिखा वही नाम, यानी मतलब है कि आप इसमें जिसका नाम सिलेक्ट करोगे वो दूसरों को दिखाई नहीं देगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, संदेशों को ब्रीफ में लिखें। आप जो भी मेल डाल रहे हो उसे शॉर्टकट में लिखें और शॉर्ट एंड स्वीट लाइन में लिखने की कोशिश जरूर करें। एक संदेश में कई विषयों पर चर्चा नहीं करें, यानी भाई ये व्हाट्सअप नहीं है, फेसबुक नहीं है कि आप उसमें कमेंटमेंट करना स्टार्ट कर दो या आप उसमें चैटिंग करना स्टार्ट कर दो, ये मेल है। तो स्पेशल ध्यान रखें कि आपको जो टॉपिक मिला है उसी पे आप कमेंटमेंट करें, ठीक है। फिर बी माइंडफुल ऑफ योर टोन। कहने का मतलब है कि आप जो भी टाइपिंग करते हो उससे सही ढंग से करें, अगले को समझ में आ जाए। अगर आप हिंदी में कर रहे हो तो हिंदी में करें, इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश में करें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डोंट ओवरव्यू रिप्लाई टू ऑल। आप रिप्लाई टू ऑल पर कभी भी क्लिक ना करें। आप जो भी मैसेज भेजते हो सामने वाले को उसको पर्सनली ही मैसेज करें, ठीक है। फिर देखो हाई सिक्योरिटी फ्लैग का अधिक उपयोग नहीं करें। इसमें एक ऑप्शन आता है हाई सिक्योरिटी फ्लैग, तो आप इसमें हाई सिक्योरिटी फ्लैग का भी अधिक इस्तेमाल ना करें। सब कुछ बड़े अक्षरों में ना लिखें। जो भी आप मेल टाइप कर रहे हो तो कैपिटल लेटर में ना लिखें, क्योंकि कैपिटल लेटर में ये जो होते हैं नाम उसे फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। यानी मतलब है कि अगर सपोज करो जैसे मैंने ये लिख दिया RAM,
तो ये RAM रैम कहलाएगा और RAM राम कहलाएगा। स्पेलिंग सेम है लेकिन अंतर क्या है, ये कैपिटल में इसलिए रैम है, ये स्मॉल में है इसलिए राम है। तो रैम और राम की स्पेलिंग कोई चेंजेस नहीं है, लिखने के तरीके होने चाहिए आपके पास, इसलिए कहते हैं कि सब कैपिटल लेटर में ना लिखें, नहीं तो सामने वाले को पता नहीं पड़ेगा आप राम जी के बारे में बोल रहे हो या रैम के बारे में बोल रहे हो। फिर हम बात करते हैं आगे, आज चेक बिफोर सेंडिंग में, आप जो भी सेंड कर रहे हो मेल उसे एक बार जरूर वापस देख लें कि आपने जो मेल टाइप किया है वो सही है या नहीं है। फिर यूज ओनली योर पर्सनल अकाउंट, आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस कंपनी के मेल को आप अपने पर्सनल कामों के लिए यूज़ ना करें, आप अपने पर्सनल कामों के लिए जो यूज़ कर रहे हो अकाउंट वो अपना ही रखें, कंपनी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कंपनी प्राइवेट है और प्राइवेट कामों के लिए वो मेल आईडी होनी चाहिए। यूज सिग्नेचर, आप अपने मेल जो भेजते हो उसमें सिग्नेचर भी काम में ले सकते हो, ठीक है। यूज स्पेल चेकर, यानी मतलब आपको स्पेलिंग चेकर को भी यूज करना चाहिए, जिसमें आपको कभी आप गलत रॉन्ग स्पेलिंग डाल लेते हो तो उसमें आपको बता देता है कि आपकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे लेते हैं। अब हम इस अध्याय में सब पढ़ लिया है कि सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, किस प्रकार हमले होते हैं अपने पे, साइबर हमले, ठीक है। अब हम लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पढ़ेंगे कि अपने हो गया, लेकिन अब उस हमलावर को किस प्रकार के अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं IT के सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलू, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ISO, जो भी अपने को इंटरनेशनली, जैसे कि सपोज करो आप कोचिंग सेंटर के बारे में बात करते हैं तो कोचिंग सेंटर हुए, कंपनियां हुई, इन सबको कंपनी को ISO सर्टिफाइड करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं इसे, ISO सर्टिफाइड करता है कि ये कंपनी ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत में IT के लिए कानून क्या क्या है। अपने भारत सरकार ने कौन कौन से कानून बना रखे हैं अपने इसी IT अधिनियम के तहत। पहला है कानून इंडियन एक्ट 2000, इंडियन एक्ट 2000, इसमें अपराध और जो अपराध करता है इसके तहत जो अपराध होता है उसके लिए पेनल्टी डिफाइन कर रखी है, इसमें पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी भरना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा धारा 65, इसमें धारा 65 है जिसमें कंप्यूटर कोर्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। अगर आप किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करते हो तो धारा 65 के अनुसार आपको उसमें दंड मिलेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं एक्ट 66 में। एक्ट 66 में हैकिंग आ जाती है एंड कंप्यूटर अपराध आ जाते हैं। सपोज करो कि आप किसी के पर्सनल डेटा चुरा लेते हो हैकिंग के द्वारा, तो उसमें आपको जो सजा होगी वो एक्ट 66 के द्वारा होगी। अब एक्ट 43 के बारे में बात करते हैं। एक्ट 43 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ी करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड पड़े हैं अपने पास, यानी मतलब है कि डेटा पड़े हैं अपने पास और आप उसके साथ छेड़छाड़ी करते हो तो आपको धारा 43 के अकॉर्डिंग आपको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और आपको पेनल्टी दी जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेते हैं एक्ट 67, इसमें भी वही है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से असली जानकारी देना। जैसे कि ये व्हाट्सएप वाला आ गया, आपको जो व्हाट्सएप पे अपन व्हाट्सएप या फेसबुक के द्वारा या कोई सोशल मीडिया के द्वारा अपन अश्लील फोटो डालते हैं या वीडियो डालते हैं, तो उस जो वीडियो और अश्लील फोटो के अपराध में अपन को जो मिलता है दंड, वो धारा 67 के अकॉर्डिंग अपन को दंड मिलता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं भारतीय कॉपीराइट 1957। सपोज करो कि जैसे कि मैंने किसी वेबसाइट बनाई और मेरे वेबसाइट के डेटा कोई चुरा के नई वेबसाइट बना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो कॉपीराइट कर लिया। यानी जैसे कहीं गानों के बारे में कॉपीराइट आता है, अपन यूट्यूब पर कोई वीडियो डालते हैं तो उसी का भी कॉपीराइट आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कॉपीराइट के लिए भी दंड बनाया गया है और वो दंड भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 है। इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड के द्वारा 2 और कानून बनाए हुए हैं, जिसमें कानून 406, इसमें विश्वासघात के जितने भी आ जाते हैं अपराध ये इसमें आ जाते हैं। उसके अलावा कानून 420, जिसे अपन कहते हैं ना एक्ट 420, धारा 420 के अकॉर्डिंग बेईमानी, बोगस, साइबर धोखाधड़ी सभी रखे गए हैं। अब एंड लास्ट एंड फाइनल जो टॉपिक होता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसमें आप किसी के साथ कॉन्टैक्ट करते हो और एंड में जाके वो आपको साथ धोखाधड़ी कर देता है, तो आप इस अधिनियम के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब हमने ये यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली है। अब इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है
वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। साथ के साथ ही आप अपनी बुक साथ में लें और हमारे साथ के साथ ही बने रहें और वो ट्यूशन भी साथ के साथ पढ़ लें। अध्याय 14 के क्वेश्चनों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो आपको याद रखना है, देखो वायरस साइबर खतरा होता है, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स एंड डेनियल ऑफ सर्विस। हमने साइबर खतरे में ई कॉमर्स पढ़ा ही नहीं था, तो इसमें आंसर आएगा ई कॉमर्स। ठीक है, HTTPS सिक्योर का क्या मतलब है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है RSCIT का, ये पिछली बार भी आया था। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें एस का मतलब सिक्योर होता है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में नहीं माना जाता है, जैसे ऑल कैप्स को अति एक्सेस यूज करना, उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग करना, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग करना, संक्षिप्त और उचित विषय के बारे में बताना। तो इसमें आएगा डी रूप में माना जाता है। देखिए, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है, इसमें आप याद रखना कि ब्रीफ एंड अप्रोप्रिएट विषय के बारे में ही देना है आपको नॉलेज। यानी आप जो मेल टाइप करते हो तो उसमें ब्रीफ में होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टॉपिक होने चाहिए। ठीक है, सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के निम्न में से कौन सी एक ISO मानक है, तो आपको याद रखना है, इसमें जो आएगा वो है 27001, ISO 27001 और ISO 27000। भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं, तो आपको याद रखना है, इसमें IT अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के लिए बनाया गया है। तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो इसमें आपको याद रखना है रेट्रो वायरस। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, अश्लील, दुर्भाग्यपूर्ण कार्यक्रम आदि को वितरित करने के लिए, या उन्हें आप पसंद नहीं है, या अपराध करने के लिए। तो इसमें आएगा अपने डी, ये सभी कारणों के लिए आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है। यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूज़र नेम पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, तो आप उस मेल को हटा ही देंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, और आप उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये भी इसका आंसर है ए। फिर हम बात करते हैं, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RSCIT में पूछा जाता है। तो इसमें स्पेशली याद रखना है, जिसमें अपर केस लोअर केस होना चाहिए, ये भी हो सकता है। देखिए, नाम जिसमें कम से कम 8 अक्षर होने, संख्या होने चाहिए, वर्ण होने चाहिए और वर्णों का संयोजन भी होना चाहिए। इसमें आंसर आएगा सी, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो RSCIT में पूछा जाता है। निम्न में से कौन सी असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो इसमें आपको याद रखना है हैकर्स। अब हमने ये यूनिट पूरी कंप्लीट पढ़ ली है। हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बन के ये कंप्लीट करेंगे, और आप कोई कमी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।